हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 का आज क्लास नंबर 5 है। इसके पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप लोगों को यूनिट नंबर 3 के 4 लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और भी इसके पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स को भी मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसका सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ही करा दिया हुआ है, तो उसको भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। आज की जो वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज का टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे आई से डिनोट करते हैं। इसको आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कहते हैं, कभी कभी इसे आई से भी डिनोट करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आईपी से भी इसको डिनोट करते हैं। 3 अलग अलग नाम ज़रूर हैं लेकिन तीनों का मतलब सेम है। और अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में आयनाइजेशन एनर्जी पूछ लिया गया तब भी आप लोग, जो मैं आप लोगों को बताऊँगी वही लिखना है। आयनाइजेशन इंथैल्पी पूछ लिया गया तब भी वही लिखना है। आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ लिया गया तब भी वही चीज़ लिखना है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के आप लोगों को सारे यूनिट के लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं आप लोगों को वन शॉट भी प्रोवाइड करूँगी, रिवीजन क्लास भी दूँगी। सब कुछ मेरे चैनल पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आती है, तो आप उससे पहले आप लोगों को आधा घंटे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा क्लास की और आप लोग वहां से क्लास को भी देख सकते हैं। जो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, पूरा थ्योरेटिकल है। मैं आप लोगों को पहले लिखवाते जाऊंगी, फिर एक एक वर्ड को मैं आप लोगों को पूरा डिफाइन भी करते हुए चलूँगी। तो आप लोग सबसे पहले कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करते हुए चलिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग इसको रिवाइज़ कर सके, पढ़ सके। ये पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से इसको डिटेल में भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। मतलब अगर हमें किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एटम है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी या पोटेंशियल कहते हैं। फिर मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाती हूँ, आप लोगों को समझाते हुए भी चलूँगी ताकि आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप लोगों के बुक में ये टॉपिक है तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, तो लिखेंगे द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy required to remove an electron from isolated gaseous atom। पहले लिख लीजिए, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ को अच्छे से बताऊंगी। isolated gaseous atom in its ground state is called ionization energy या आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड टू ज़रूरत पड़ेगी, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये जो एटम है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, गैस का एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। और इसके ग्राउंड स्टेट में मतलब इसका जो 1s2 है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ग्राउंड स्टेट में गैशियस एटम से जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। ठीक, अगर हम बात करें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, उसकी देखिए, अगर पहली बार निकाला जाएगा तो उसको पहली आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे या पहली आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अगर दूसरी बार निकाला जाएगा तो उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक, तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन is removed from gaseous atom, the energy associated with it is called first ionization पोटेंशियल या एनर्जी। ठीक, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव फ्रॉम द गैशियस एटम, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है किसी भी गैशियस एटम से, तो जो एनर्जी एसोसिएट होती है पहले टाइम पे, उसी को पहली आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या कह सकते हो एंड किलो जूल पर मोल, MOLE, किलो जूल पर मोल। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम की बात करें तो वो होता है 96 किलो जूल पर मोल। तो इसकी ये यूनिट भी हो गई। अगर हम बात करें कि अगर ये जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी निकल गई, कि अगर पहली बार निकाला जाए और दूसरी बार निकाला जाए तो उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, तो दोनों में से कौन सा बड़ा होता है। ठीक, तो जो पहली आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वो हमारा छोटा होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेकेंड वाली की बड़ी होती है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि जैसे हमने कोई मेटल ले लिया, गैशियस एटम में ले लिया, और उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब पहली आयनाइजेशन वैल्यू निकाली, तो मतलब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इधर साइड ऐड होगा, तो हमारे पास क्या बन गया, M पॉजिटिव गैशियस प्लस इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल के आ गया। ये हो गया पहली आयनाइजेशन एनर्जी निकाला। फिर अगर हम M पॉजिटिव गैशियस एटम में दोबारा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी लगाते हैं तो Mg+2 गैशियस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। अब ये बड़ी क्यों होती है, इसलिए बड़ी होती है क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 2 बार मतलब आयनाइजेशन, यहाँ पर तो प्लस पॉजिटिव में आ ही गया था, अब इसमें से और इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, मतलब +2 हो गया है हमारे पास। ठीक, तो यही हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई। तो अगर हम बात करें कि अगर पहली आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में से कौन सी एनर्जी बड़ी होती है, ये MCQs में पूछा जा सकता है, तो सेकेंड वाली आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी होगी। अगर इसमें थर्ड वाली आ जाती तो इसमें थर्ड वाली बड़ी हो जाती, फिर इसके बाद फोर्थ वाली, जितनी ज़्यादा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, उसी के साथ इसका सीक्वेंस भी बढ़ता चला जाएगा। होप आप लोगों को ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को और लिखने हैं ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाए तो आप लोग उसको अच्छे से लिख सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट भी समझाती हूँ। एनर्जी इज़ ऑलवेज required to remove electron from an atom, and hence ionization enthalpies are always
पॉजिटिव। इसमें कह रहा है कि एनर्जी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव, हमें एनर्जी चाहिए होती है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सके किसी भी एटम से। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी। अगर हमें एनर्जी चाहिए होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो वो हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर हमें एनर्जी क्या करती है, ये देनी पड़ती है, मतलब किसी और एटम को देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो तो हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन हमें इसमें क्या कर रही है, रिक्वायर्ड है, इसीलिए हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक। और फिर मैंने अभी आप लोगों को जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया कि वो बड़ी होती है और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से। इसके एक सॉलिड रीज़न लिख लीजिएगा क्यों होती है। ठीक, तो लिखेंगे द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने हैं ताकि आप लोगों के एग्ज़ामिनर को भी पता चल सके कि अच्छे से बच्चे ने बहुत ही डीपली पढ़ाई भी की है, हर एक कॉन्सेप्ट को भी समझा है, और जिस पॉइंट में मैं आप लोगों को आंसर लिखवाती हूँ उसी तरीके से आप लोगों को लिखना भी है। क्योंकि पैराग्राफ में आप लोग आंसर लिखेंगे ना तो एग्ज़ामिनर पढ़ता भी नहीं है और सोचता है कि पता नहीं क्या लिख दिया और अच्छे नंबर भी नहीं देता। अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो वो छोटा छोटा भी दिखेगा और क्लियर भी दिखेगा, साफ़ सुथरा भी दिखेगा। मैंने आप लोगों के लिए एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो मतलब प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें बहुत सारी वीडियोस को ऐड किए हैं, जैसे कॉपी कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, पेपर की प्रिपरेशन कैसे करना है, पेपर पैटर्न क्या होगा, किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ये सारी वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। तो इसमें लिखेंगे द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज, क्यों होती है, बिकॉज इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन देन from a neutral atom, similarly other। इसमें कह रहा है जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो फर्स्ट आयनाइजेशन की एंथैल्पी में बड़ी होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि अगर हम पॉजिटिव एटम ले लेते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पिछले बताया कि यहाँ पर M पॉजिटिव होता है, तो अभी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाएंगे तो ये पॉजिटिव वाले एटम में से किसी भी एटम का अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना। इसी की वजह से जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है वो बड़ी हो जाती है। अगर मान लेते +3 का चार्ज हो गया तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, क्योंकि चार्ज की वजह से और ही ज़्यादा क्लोज हो जाएगा और बहुत ही बाउंडेड हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल 1 होता है वो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 हमारा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द आयनाइजेशन पोटेंशियल 1। ठीक, होप आप लोगों को अच्छे से ये सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। एक बार में नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन बता दी, फिर मैंने बता दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, उसको फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, यूनिट बता दी, और बड़ा होता है ये भी बता दिया, और इसमें इसका रीज़न भी बता दिया क्यों बड़ा होता है, और फिर मैंने ये भी बता दिया कि अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वो पॉजिटिव होती है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिपेंड ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप लोगों को ये सारे फैक्टर्स को भी लिखना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल लीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले लिखेंगे न्यूक्लियर चार्ज।
ठीक। अब न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो लिखेंगे न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, व्हेन द न्यूक्लियर चार्ज increases the attraction आप लोगों को दिख रहा है, व्हेन द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, जब हम न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देंगे, द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन increases, hence more energy required to remove an electron. So with the, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझा रही हूँ। So with the increase in न्यूक्लियर चार्ज दिख रहा है आप लोगों को, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। देखिए अच्छे से ध्यान से समझिए हुए चलिएगा। सबसे जो पहला फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल का, वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा देते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि न्यूक्लियस की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो वो हमारा बढ़ जाएगा। ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे के सारे न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो कि बढ़ जाएगा। हेंस मोर एनर्जी, जिसकी वजह से हमें बहुत ढेर सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल में यही होती है ना कि इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो यही होता है कि अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ, मान लेते कि हमारे पास कोई एक एटम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये न्यूक्लियस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस की तरफ आ गए, तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी कि हम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराएं। तो वही चीज़ कह रहा है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, सो विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज है, तो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हाइड्रोजन का होता है एनर्जी की, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1 का चार्ज होता है और इसकी एनर्जी कितनी होती है, 1310 किलो जूल पर मोल होता है। अगर हम हीलियम की बात करें, इसमें क्या होता है, +2 का चार्ज होता है और इसकी जो एनर्जी होती है 2370 kg पर मोल। अगर हम देखें कि इसमें चार्ज बढ़ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले जा रहे, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। अगर चार्ज बढ़ रहा है तो मतलब उसकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। तो होप आप लोगों को न्यूक्लियर चार्ज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिर जो नेक्स्ट है फैक्टर वो है एटॉमिक रेडियस। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो एटॉमिक रेडियस हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/, आयनाइजेशन पोटेंशियल ये हमारे पास होता है। अगर हम एटॉमिक रेडियस को बढ़ा देते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे when the size of an atom increases, it is easier to remove the electron and hence smaller is the value of ionization
पोटेंशियल। इसमें कह रहा है कि अगर साइज़ ऑफ एन एटम बढ़ जाएगा, अगर हमारे पास बहुत बड़ा एटम हो जाएगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो यहाँ से बहुत ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर हम एटॉमिक रेडियस साइज़ को बढ़ा देते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, अगर हम साइज़ को कम कर देते तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा बढ़ जाएगा। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो लिथियम होता है और Na की बात कर लेते हैं और पोटेशियम का, तो लिथियम का साइज़ छोटा होता है तो मतलब इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। कितनी होती है? ये होती है 5.39 होती है। और फिर सोडियम की हो जाएगी, जो कि Na पॉजिटिव होता है, इसका 5.1 होता है, और पोटेशियम भी कम होती है, 4.3 होता है। ठीक, आप लोगों को एटॉमिक रेडियस भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तीसरा जो फैक्टर है वो है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तीसरा क्या है? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता था कि नंबर ऑफ शेल्स की बात करते थे ना, कि इसमें शेल्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास बहुत ही कम आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, ये भी हमारा 1 आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के। ये 1 आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब शील्डिंग इफेक्ट जो होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें लिखेंगे आगे, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, it is easier to remove electron from an outer shell than from the inner shell because the attraction on inner shell is more and outer shell is लेस। इसमें क्या कह रहा है कि इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल। हमारे पास इनर शेल है, फिर आउटर शेल है, फिर ऑर्बिट शेल है। तो इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे या आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा कि हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। ठीक, आउटर शेल से रिमूव कर सके एज़ कम्पेयर टू द इनर शेल। यहाँ से रिमूव कर पाएंगे, यहाँ से रिमूव कर पाएंगे जल्दी से। जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है उसी को जल्दी से रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक, बिकॉज द अट्रैक्शन ऑन इनर सेल, जो अट्रैक्शन होगा इनर सेल में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द आउटर मोस्ट सेल। होप आप लोगों को ये तीनों फैक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी ये जो आयनाइजेशन इंथैल्पी वाला है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, ये तीनों फैक्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए कि नहीं आ गए हैं? इसमें एक चौथा पॉइंट भी है कि जो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल पेनिट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। क्या? पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होता है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पेनिट्रेशन के। एकदम अच्छे से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि जो हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसमें ज़्यादा पेनिट्रेशन होता है, फिर पी ब्लॉक में, फिर डी में और ये एफ में। मतलब पेनिट्रेशन पावर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल से उस ऑर्बिट के ऑर्बिटल से उसको निकाल सके। तो एस में क्या होता है कि जो एस इलेक्ट्रॉन होता है बहुत ही डीपर होता है, अंदर के साइड में होता है। एस इलेक्ट्रॉन छोटा होता है ना, एस इलेक्ट्रॉन तो अंदर के साइड होता है, बहुत ही ज़्यादा डीपर होता है एज़ कम्पेयर टू द पी शेल। ये पी शेल होता है, फिर डी शेल होता है, फिर एफ शेल होता है। तो जो एस इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा घिरा हुआ होता है। तो इसमें होता है कि एस इलेक्ट्रॉन जो होता है मोर क्लोजली होता है न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम पेनिट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ जाएगी। तो इसमें लिख लीजिए कि मैं बोल रही हूँ, लिखवाऊंगी नहीं, मैं बोल रही हूँ, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। द पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ एन ऑर्बिट इज़ इन द ऑर्डर एस, पी, डी और एफ। इस तरह लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन penetrates more deeper than the p electron, hence s electron is more closely the p
and the removal of electron from s orbital विल रिक्वायर मोर एनर्जी। ठीक, आप लोग वीडियो को सुन करके फिर उसको पॉज करके लिखते भी चलिएगा। ठीक, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि अगर स्टेबिलिटी हमारा ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल की। अगर हमारा एटम जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है, मतलब उसकी जो कन्फिग्रेशन होगी वो हमारे पास स्टेबल होनी चाहिए। नोबल गैस की क्या होती है, उसकी हाईएस्ट नोबल गैस जो होता है वो स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है, 2, 8, 18 ऐसे कन्फिग्रेशन होता है ना, तो इसको स्टेबल कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो अगर स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और नोबल गैस जो होता है वो उसकी आयनाइजेशन की पोटेंशियल ज़्यादा होती है क्योंकि वो स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है। अगर हम हाफ फिल और फुली फिल ऑर्बिटल की बात करें, वो क्या होता है, वो भी हाईली स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द जो हम लोग के पास हाफ फिल्ड नहीं होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एज अ रूप में हम कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन पोटेंशियल की। होप आप लोगों को ये पांचों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आयनाइजेशन पोटेंशियल अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसमें अगर हम बात करें वेरिएशन की, कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है कि घटती है। फिर इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल है जिसमें रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स है, मेटालिक कैरेक्टर है। अगर इसी वीडियो में आप लोगों को पूरा बता दूंगी ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, बोर होने लगेंगे। इसीलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इसमें मैं आप लोगों को लिख भी दूंगी, पार्ट 1 है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा और वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज फ्रेंड तक, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो आप लोगों के साथ पढ़ते हैं तो उनको भी शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों तक पहुँच सके और वो भी अच्छे से देख सकें। ठीक, बेस्ट गाइडेंस उन्हें भी मिल सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय एंड स्टे सेफ।